लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया कि किसी सरफेस में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक होते हैं और अगर वो सरफेस पूरी तरह क्लोज हो तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की संख्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। वो फॉर्मूला था, हम लोग याद किए, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। इसकी संख्या हमने पढ़ा क्या, अच्छा इसको हमने ए फॉर्म में, इसको हम फाई से इंडिकेट करते थे। क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, ये सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला करते थे। तो ये हमारे पास कंडीशन था कि अगर किसी क्लोज सरफेस में अगर किसी चार्ज को रखेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक होंगे और कितने लाइन लिंक होंगे, उसकी संख्या क्या होगी, उसके बारे में हमें गॉस ने बताया। यानी गॉस ने इसके वैल्यू को निकालने हमें सिखाया। गॉस ने अपने थ्योरम में क्या बताया, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका दूसरा नाम होता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम इसमें गॉस ने हमें क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने उससे लिंक हो रहे हैं उसकी संख्या में गॉस ने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विथ क्लोज्ड सरफेस, लिंक विथ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, उन्होंने क्या बताया, वो किसके बराबर होता है, अच्छा इन वैक्यूम सरफेस, इन वैक्यूम, ये भी आपको याद है, वैक्यूम में बताया हमने, इन वैक्यूम इज इक्वल टू, उन्होंने बताया कि वो किसके बराबर है, तो उन्होंने बताया कि 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है जो चार्ज उसके अंदर रखा गया है, कि 1/ε0 टाइम्स। तो क्या देखिए फिर से समझिए, क्लोज लूप इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड, इसको देखिए जरा, इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस, यानी उस सरफेस के अंदर रखे चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। ये उन्होंने अपने थ्योरम बताया, उसको प्रूव किया। आपको ये देखना है कि अगर ये, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये सपोज एक क्लोज सरफेस है, यहां पर कोई चार्ज रखा है, तो इससे निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक तो होंगे, इससे जाकर किससे टकराएंगे, बाहर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा ये पूरी तरह क्लोज है, इससे ये बाहर नहीं जा सकता। अगर ये कहीं ओपन होगा तो उसके लिए थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें एरर आएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर चले जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज, और उनके थ्योरम के अनुसार उन्होंने बताया कितने नंबर लिंक हो रहे हैं, तो बताया इसके अंदर रखे चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के बराबर, और यही इसकी संख्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इसको फाई से इंडिकेट कर सकते हैं या आप इसको क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस से भी इंडिकेट कर सकते हैं, जो भी किसने कहा पढ़ा। इसके अंदर रखे टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के बराबर ये फ्लक्स की संख्या होती है। तो हम यहां पूछेंगे कौन से चार्ज, तो आपको क्या क्या बात बोलना है, वो टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर है। दूसरी बात, सरफेस पूरी तरह क्लोज होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर कोई चार्ज सरफेस के बाहर है, देखिए बाहर है तो क्या, यहां पर एक चार्ज रखा गया है +4q चार्ज है, तो क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनेंगे, तो इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगे तो जरूर। तो अगर बनेंगे तो क्या इस सरफेस से लिंक होंगे, और अगर लिंक होंगे तो उनकी संख्या क्या है, जरा देखिए, ये हमारे सामने एक पाइप है, ये हमारे सामने एक पाइप है, यहां से 5 लीटर पानी एंट्री करता है और यहां से 5 लीटर पानी बाहर निकल जाता है। अब हमसे पूछा जाए कि इसमें टोटल कितना पानी है, हम क्या बोलेंगे, 0। टोटल पानी क्या है, 0। ठीक उसी तरह से बाहर रखे चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकलते हैं, लेकिन चूंकि ये उसके बाहर में है तो ये दूसरे तरफ से बाहर निकल जाते हैं। तो हम पूछेंगे बताइए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे लिंक हुए हैं, तो हम क्या आंसर देंगे, यही 0। तो आपको कौन सा चार्ज लेना है, इस पे जरा ध्यान रखिए, हमें वो चार्ज लेना है, वो सभी टोटल चार्ज लेने हैं जो सरफेस के अंदर रखा हुआ है।
अगर मान लीजिए कि इसमें दो जगह पर चार्ज रखा है, यहां पर रखा +2q, यहां पर रखा है +4q, यहां पर रखा है -q, तो हम कौन से चार्ज को लेंगे, 4q को, 2q को या -q को? तो इसका आंसर है इन टोटल को, इसके सम को। तो यहां पर 4 + 2 6, 6 - 1 5, यानी टोटल चार्ज कितना लेना पड़ेगा, 5q जो इसके अंदर है। क्या हम इस 4q को लेंगे? आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि इससे निकलने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन होंगे वो एक तरफ से इसके आने का डायरेक्शन होगा तो दूसरी तरफ से जाने का डायरेक्शन होगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हम वो चार्ज लेना है, वो टोटल चार्ज लेने हैं जो उस सरफेस के अंदर है, और उसके 1/ε0 टाइम्स, ε0 को हम स्टडी कर चुके हैं, ε0 विद द परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो ये हमारा गॉस ने थ्योरम दिया, और इसका छोटा सा प्रूविंग है, आप जरा उस प्रूविंग को सीखिए, हम बताते हैं। देखिए ये थ्योरम को प्रूव करके दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि सबसे पहले एक चार्ज लिया गया, Q, ये चार्ज लिया गया। अब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, और अगर वो किसी सरफेस के पास रहेगा तो उस सरफेस से टकराएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अगले केस में हमें एक सरफेस ड्रॉ करना है, उस सरफेस के सारे पॉइंट्स आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब इससे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो अगर पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस को हम मिलाते हैं तो उसका शेप एक स्फीयर के जैसा होता है। तो हमने मान लिया कि ये हमने एक सरफेस ड्रॉ किया, इस सरफेस को बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये हमने एक सरफेस को ड्रॉ किया तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, एक स्फीयर के जैसा हो जाएगा। तो आप इसको अपने भाषा में डिफाइन कैसे करेंगे, तो पहले आप ग्राफ को डिफाइन करेंगे। तो आप ग्राफ को कैसे डिफाइन करेंगे कि देयर इज ए चार्ज q, नंबर 1 चार्ज को हमने डिफाइन कर दिया। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। आपको बताया कि गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते समय हमें क्या बात ध्यान में रखना है कि उसमें उस सरफेस में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। सबसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं आइडेंटिकल होंगे। तो उसका शेप इस केस में, पॉइंट के केस में स्फीयर के जैसा होगा। तो बोलेंगे ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, इट्स शेप इज लाइक अ स्फीयर एंड लेट इट्स रेडियस बी r। इसका रेडियस क्या है, r। इस स्फीयर का रेडियस क्या हमने मान लिया, r है। एंड द चार्ज q इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और चार्ज q इसके सेंटर में बैठा है। तो अगर ये डिस्टेंस r है तो इसके सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस r होगा। हम स्फीयर की प्रॉपर्टी भी जानते हैं। तो हमें क्या दिखाना है कि इसमें जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक होंगे वो किसके बराबर होंगे, इसके अंदर बैठे चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब आपको इसका वैल्यू निकालना है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को निकालना है। आपको इस थ्योरम को बनाने के लिए जो बेसिक फार्मूला मालूम होना चाहिए वो देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए एट ए पॉइंट 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r²। ये आपको पहले प्रूफ कराया गया है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम जरा इस ग्राफ को डिफाइन कर दें। क्या लिखते हैं यहां पर, q बी द चार्ज, Q be the charge, okay, draw a Gaussian surface, एक Gaussian surface को ड्रॉ किया गया। its shape is like a sphere, उसका शेप एक स्फीयर के जैसा है, ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस क्या है, r। शेप लाइक ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये इसका रेडियस r है। और चार्ज उसके सेंटर में बैठा है, चार्ज Q इज एट द सेंटर। चार्ज क्या है, सेंटर में बैठा है। हम इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपको ये दो चीज तो निकालना है, E निकालना है, ds निकालना है, उसके बीच का एंगल निकालना है। क्योंकि अगर आप डॉट को हटाएंगे तो आ जाता है cos थीटा। देखिए कैसे था हमारा क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा, थीटा भी द एंगल बिटवीन E एंड ds। तो आप क्या बोलेंगे, P को डिफाइन करते हैं, लेट P be the point on the surface, OP is equals to R, O से P का डिस्टेंस क्या है, R। इस P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है।
तो आप यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज E इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था 1/4πε0 चार्ज डिस्टेंस का स्क्वायर। इस P पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर, आउटवर्ड, और सरफेस पर। हम इस पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं ds। इस P पर एक छोटा सा एरिया क्या कंसीडर कर लेते हैं ds, क्योंकि हमें ds चाहिए तभी तो दोनों का एंगल निकले। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया और इस पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर कीजिए। लेट ds बी द स्मॉल एरिया अक्रॉस P के चारों तरफ छोटा सा एरिया क्या है, ds है। अच्छा, अगर ये छोटा सा एरिया है तो इस एरिया का डायरेक्शन भी क्या होगा, हम एरिया का डायरेक्शन जानते हैं, सरफेस पे परपेंडिकुलर लेकिन आउटवर्ड। तो अगर हम इस एरिया का डायरेक्शन पूछेंगे तो ये भी क्या होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और अगर हम इस E और ds के बीच के एंगल को निकालेंगे तो चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो हमने क्या लिखा, ds विद अ स्मॉल एरिया अक्रॉस P, ds विद अ स्मॉल एरिया अक्रॉस P, और एंगल बिटवीन, यहां पर लिखेंगे क्या, एंगल बिटवीन E and ds is 0 डिग्री। इन दोनों बीच का एंगल क्या है, 0। अच्छा, नाउ अगर ये छोटा सा एरिया है तो इस छोटे से एरिया पर इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस से लिंक होंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक विथ ds एरिया से। तो हम इसको बोलेंगे d फाई, छोटा सा फ्लक्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E डॉट ds, जिसको आप बोल सकते हैं d फाई इक्वल्स टू E ds, और इन दोनों बीच का एंगल 0, तो देयरफॉर d फाई इक्वल्स टू E ds। ये d फाई इक्वल्स टू E ds। अब देखिए, ये हमारा हो गया वैल्यू। हमें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना है, तो यहाँ को नोट कर लेंगे। ये हो गया, ये हमारा छोटा से एरिया में इतने सारे लाइन लिंक हुए, हमें निकालना है कि पूरे एरिया में कितने होंगे। तो आपको करना क्या है, नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विथ सरफेस या लिंक विथ क्लोज सरफेस। हमारा उसका तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रल d फाई, और यहां पर क्लोज इंटीग्रल E ds जो हमारे पास आया है। तो यहां पर तो d फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, और यहां पर आप इस E के वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा E का वैल्यू हमने क्या लगा था, E पर पॉइंट क्या था 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमने इसको हटा दिया, ये इसका वैल्यू E का, और इसके साथ छोटा सा एरिया क्या था, ds। अब देखिए इस इंटीग्रेशन में जो जो कांस्टेंट होंगे वो बाहर चला आएगा। तो 1/4πε0 कांस्टेंट है, चार्ज भी हमारा कांस्टेंट है, और चूंकि ये स्फीयर है तो हमारा रेडियस भी कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ds। इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन। तो छोटे एरिया को जब हम इकट्ठा करेंगे तो पूरा का पूरा एरिया निकल के चला आएगा, और हमारा चूंकि इसका शेप एक स्फीयर के जैसा है, और स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो आप जरा यहां पुट करेंगे तो phi is equals to 1/4πε0 q by r² इनटू इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4πr²। हमारे 4π कैंसिल, r² कैंसिल, तो देयरफॉर ये हमारे पास क्या चला आ रहा है 1/ε0 इनटू q। ये रहा हमारा थ्योरम, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द फ्लूइड सरफेस। ये हो गया हमारा गॉस लॉ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए,
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ जिसका फॉर्मूला हम क्या पढ़ चुके हैं, ये हमारे सामने है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught into q। ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम में आने वाला है। यहां पर हम पढ़ चुके हैं कि ये जो q था ये कौन सा चार्ज था, टोटल चार्ज। कहां पर था वो, इनसाइड द क्लोज सरफेस। सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते थे और वो उन सभी पॉइंट से मिलकर बना होता था जिसका डिस्टेंस चार्ज से इक्वल होता था, यानी आइडेंटिकल पॉइंट से मिलकर के। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आप इस गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को प्रूव कीजिए। कूलम्स लॉ हमने पढ़ रखा है। कूलम्स ने क्या बताया था, कूलम्स ने दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को बताया था। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Very famous formula. Force between two charge. According to Coulomb's law, the force of interaction between two charges हम पढ़ चुके हैं is equal to directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो हमें गॉस लॉ से यानी कि इस थ्योरम से इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है, यानी हमें इसे फोर्स निकालना है। तो अभी हमने गॉस लॉ में पढ़ा, ये कंडीशन था, ये चार्ज Q था, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस था बिल्कुल क्लोज, ये रेडियस R था, हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया था ds, इस पॉइंट P पर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन था, हमने इसके वैल्यू को पढ़ रखा है 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square, और ये हमारा एरिया का डायरेक्शन था और दोनों के बीच का एंगल 0। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds is equals to 1 by epsilon naught into q, the charge inside the surface। ये गॉस ने हमें प्रूफ करके दिखलाया। अब अगर आप इस डॉट के साइन को हटाएंगे तो साथ में आपको cos थीटा, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल लिखना पड़ेगा। चूंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसके बीच का एंगल 0 है, तो आप इस डॉट को हटा के क्या लिख सकते हैं, E ds cos 0 1 by epsilon naught into q। अब देखिए cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर या हर एक पॉइंट पर वो कांस्टेंट है, तो आप इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा ds, जो cos 0 की वैल्यू 1 by epsilon naught into q। ओके, अब देखेंगे यहाँ क्या होता है, E अगर आप इस ds को इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रेट करेंगे, तो हो जाता है 4 pi r स्क्वायर, क्योंकि इसका शेप एक स्फीयर के जैसा है तो स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला होता है 4 pi r स्क्वायर, और ये हमारा वैल्यू 1 by epsilon naught into q, इस थ्योरम से, गॉस लॉ से। अब इस वैल्यू को नीचे करते हैं लोग यहाँ पर, तो E is equals to q और यहाँ पर 4 pi epsilon naught और ये r स्क्वायर में मल्टीप्लाई का फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब हमें अगला स्टेप सीखना है, ये तो बहुत इजी था यहाँ तक सॉल्व करना। अगला आपको क्या याद रखना है कि इस दोनों तरफ में एक टेस्ट चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज मल्टीप्लाइंग Q नॉट बोथ साइड। तो यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज यहाँ Q नॉट से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी आपने Q नॉट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4 pi epsilon naught और ये क्या हो जा रहा है r स्क्वायर। अब देखिए जरा E Q नॉट ये किसका फॉर्मूला होता है, तो हमने E का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है F डिवाइडेड बाय Q नॉट, तो अगर आप E Q नॉट के बारे में पूछेंगे तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो हम इस E Q नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, फोर्स यानी कि F, और इसको सजा के क्या लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब देखिए ये ठीक उसी तरह का फॉर्मूला है जैसा हमने पढ़ रखा है 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे आ जा रहा है F इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इस तरह से आप गॉस से कूलम्स लॉ को भी साबित कर सकते हैं। आपको ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ये बहुत सिंपल सा ग्राफ हमने पिछले क्वेश्चन आपको बताया। करना क्या है कि आपको ये गॉस लॉ का यूज करना है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। ये cos 0 की वैल्यू 1,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर निकाला, फिर हमने एरिया को पूरी तरह से ऐड किया, इंटीग्रेट किया, क्योंकि इसका शेप एक स्फीयर के जैसा है, तो इसका वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर, हमने इसको नीचे भेजा और उसको लिखने का तरीका क्या है, 4 पाई स्क्वायर एक साथ r स्क्वायर उसके बगल में, आपको यहां पर करना क्या है, मल्टीप्लाई q नॉट बोथ साइड, दोनों तरफ आपको q नॉट से मल्टीप्लाई करना है, और ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है E Q नॉट, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स, और ये हमारे सामने केस आया, और यही किसने बताया था, कुलम्ब्स ने अपने लॉ में बताया था। इस तरह से हमने कुलम्ब्स लॉ को साबित किया।